वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया कि दो संख्याओं का मौसौ 145 तथा लौसौ 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। कैसे पता करेंगे? यहां पे देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ, या लौसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर किसके होता है? तो लौसौ गुने मौसौ के। मौसौ। अब देखो, पहली संख्या, अब दो संख्याएं दी गई है तो एक संख्या को अब पहली संख्या मान लो। यहां पे हमें लौसौ दे रखा है कितना? तो 2175। 2175 आ गया। मौसौ कितना दिया गया? 145। एक संख्या, कोई एक संख्या दिया गया कितना? 725। तो पहली संख्या को आप 725 मान लो। दूसरी संख्या आपको नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। दूसरी संख्या, और ये बराबर हो गया इसके। हमें चाहिए क्या? दूसरी संख्या चाहिए। तो दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगा किसके? 2175 गुने 145 और बट्टा कितना? 725। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 5 से करेंगे तो 29 पंचे 145 होता है। 5 से, 5 एकम 5, 2 7, 5 चौका 20 और 25 25। 29 पंचे 145। 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 2 17 और 25 25। यहां से कितना मिल गया आपको? 435 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? दूसरी संख्या का मान निकालें, तो दूसरी संख्या का मान 435 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, यदि साइन थीटा 13/12 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जोड़ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। अब कैसे निकालेंगे यहां पे समझने की कोशिश करो। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा, और ये कितना है? 13/12 है। अब आपको इतना पता होगा कि h बाई बी होता है। h बाई बी कहने का मतलब कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। अब एक चीज देखो यहां से कि हमें कर्ण पता है। अब क्या करो, कर्ण को मान लो ये अनुपात में दिया गया तो हम लोग किसी टर्म में मान लेते, मान लो ये 13 के है। इसके बाद आधार, आधार मान लो कि ये 12 के है। आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन लंब क्या होगा? लंब तो आपको नहीं पता है। लंब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आप क्या करो, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे क्या है? 13 है, तो 13 की का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? अभी तक ज्ञात नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। और आधार कितना है? आधार दिया गया 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। अब हमें यह पता है कि 13 का वर्ग करने पे 169 आता है, तो यह आ जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करने पे 144 आता है। इस तरफ कर लो तो यह आ जाएगा 144 के स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर के। ओके, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो
9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 25 के स्क्वायर बराबर हो गया किसके? तो लंब स्क्वायर के। या आप लंब फाइंड करोगे तो लंब कितना आ गया? तो लंब आपको आ गया रूट अंडर 25 के स्क्वायर। या आप कितना लिख सकते हो? इसको आप 5 के कह सकते हो। यहां से कितना आ गया? लंब। तो लंब आपको मिल गया 5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझो कि हमें जरूरत किन सब चीजों की है। हमें जरूरत है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय एच कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? तो लंब आपने अभी 5 के बराबर फाइंड किया। और कर्ण कितना है? कर्ण आपको दिया गया 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको 5/13 मिल गया। अब आप कॉस थीटा फाइंड कर लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच मतलब आधार बट्टा कर्ण। अब यहां पे देखो आधार कितना है, तो आधार आपको 12 के दिया गया। कर्ण कितना है? 13 के है। के से के कट जाएगा, यहां से आपको 12/13 मिल गया। अब आपके पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो फाइनली जो वैल्यू कहा गया वो फाइंड कर लो। हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका? तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा। बट्टा यहां पे क्या फाइंड करना है? तो 1 प्लस साइन थीटा और गुने है 1 माइनस साइन थीटा के। गुने 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा गुने क्या सब है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख लिए। इसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अगुने 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे देखो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 और बी स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना आ जाएगा? ये एक बार प्लस है और ये एक बार माइनस है, तो 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो। आपने कॉस थीटा का वैल्यू कितना फाइंड किया? तो 12/13। तो आ जाएगा 12/13 का स्क्वायर बट्टा साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 5/13, 5/13 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? तो इसको आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर करने पे 144, 13 का स्क्वायर करने पे 169, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 13 का स्क्वायर करने पे 169। या आप इसको लिख सकते हो ऐसे 144 गुने 169 और बट्टा 169 और गुने 25। 169 से 169 कट गया, यहां से कितना आ गया? 144 और बट्टे 25 आ गया। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसका वैल्यू पूछा गया था। ये कितना आ गया? तो 144/25 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। ओके, अब समझो पहले क्वेश्चन को। क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त है, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु, हम मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र ये रहा
और 20 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P रहा और इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ओके, खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां से मान लो कि वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा आ गई, लंबाई ज्ञात करनी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र O होगा और ये वृत्त की त्रिज्या यहां पे कितना दिया गया? तो 5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। यदि वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? 5 दी गई है। अब P तो पता है, यहां पे हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमें इतना पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अगर लंब होती है इसका मतलब हमें पता है कि PQ और O ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज POQ में, अब क्यों हुआ समकोण त्रिभुज ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहां पे प्रमेय का हमने इस्तेमाल किया और प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ओके, यहां से अब सबका वैल्यू पुट कर लो। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पे है क्या? तो ओपी है। इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, PQ के स्क्वायर का प्लस OQ के स्क्वायर का। कहां से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। अब जिसका जो मान है वो रख लो। OP कितना दिया गया आपको? 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। PQ कितना दिया गया? अभी तक कोई जानकारी नहीं, तो PQ को PQ रहने दो। और OQ कितना दिया गया? 5, तो 5 का वर्ग कर लो। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 का वर्ग करने पे कितना आता है? 400 आता है PQ स्क्वायर, और 5 का वर्ग करने पे 25 आता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 400 और -25 बराबर PQ स्क्वायर। अब 400 - 25 करेंगे 375 आ जाएगा। यह बराबर हो जाएगा किसके? PQ स्क्वायर के। अब चाहो तो PQ का मान रूट अंडर भी रहने दे सकते हो और नहीं तो इसको बाहर भी कर सकते हैं। हमें कितना मिल गया? 375 मिल गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आ जाएगा आपको 375 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। 5 से करेंगे, 5 × 7 = 35, 2 × 7 = 25, 5 से 15, 5 से 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो रूट अंडर 5 × 5 × 5 × 3, तो ये कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 5√15 और यूनिट क्या है? तो सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई? कितना आ गया? तो 5√15 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब सबसे पहले आप ये समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले आप ये सोचो कि जब भी कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त होगी तो अंक 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है? जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा हो, उस वही अंक 0 पे जाके समाप्त हो जाएगी। यहां से आपको 2 को नहीं समझना है, 5 को समझना है। इसका मतलब वैसा संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा हो वही 0 पे जाके समाप्त होगा। यहां से आपको पता चल गया कि अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब 6 के पावर n की बात करें तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? तो 2 × 3 का पावर n। इसका मतलब 6 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो यहां पे हमें 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है।
5 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा। तो कभी नहीं समाप्त होगा। इसका मतलब इसका क्या लिख सकते हो, नहीं। अब क्यों होगा नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बता चुके हैं। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसका आप खुद से लिख लोगे आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पे, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पहले इसको फिगर के थ्रू समझो। क्या कहा गया कि कोई त्रिभुज ABC है। हम लोग मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC रहा। इसको आप A मान लो, इसको हम लोग B मान लेते हैं और इसको हम लोग C मान लेते हैं। अब क्या कहा गया कि AD लंब है BC पे, तो मान लो ये AD रहा और ये BC पे लंब हो गया। अब ये AB CD आपको पता चल गया, तो ABC है, इसको आप D मान लो। अब बताओ कि जब लंब होगा इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री आ रहा होगा, कोण समकोण होगा। इस तरफ भी कितना का आ रहा होगा, 90 डिग्री का आ रहा होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले यहां से देखो फिगर में कि ADC एक समकोण त्रिभुज है सकते हैं। यहां से आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज ADC में हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे कर्ण क्या है, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर के। कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो आगे आ जाओ। तो इसको हमें जरूरत यहां से किसकी है, AD की है, तो आप AD को एक तरफ रखो। इसका मतलब AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर के। बातें समझ में आ रही है। इसको हमने इस तरफ ले लिया, ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी बार आप आ जाओ समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में यहां से फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पे कर्ण क्या होगा, AB। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस BD स्क्वायर। अब इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब एक चीज देखो, समीकरण 1 और 2 में LHS इसका भी AD और LHS इसका भी AD। इसका मतलब अगर दो समीकरण का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। यहां से आप कह सकते हो AC स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर के। हमें जरूरत किसकी है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहां से आपको आ जाएगा, इस तरफ कर लो, यह आ जाएगा AB स्क्वायर और ये इस तरफ माइनस में CD स्क्वायर, इस तरफ किया तो प्लस में CD स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरफ क्या बचेगा, AC स्क्वायर और इस तरफ लेके आ जाएंगे तो प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में था इस तरफ प्लस में आ गया। अब यहां पे समझो आप, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था और फाइनली ये प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई
एक प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, और ये बराबर होगा किसके, तो कॉसेक थीटा के। यहां पे समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय एक प्लस कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो आप सिद्ध कर लो, पहले एलएचएस को ले लो। एलएचएस बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा एक प्लस कॉसेक थीटा। ओके, इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं एक प्लस, अब आपको यह पता है फॉर्मूला में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो यह कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह बराबर किसके आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब एक चीज गौर से देखो कि अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लें तो कोई समस्या नहीं। इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा, अब बताओ एक प्लस कॉसेक थीटा है, अगर इसको हम कॉसेक थीटा अब प्लस 1 लिखें आपको कोई समस्या नहीं है, बस इसको चेंज कर लिया हमने, प्लस में है एक प्लस कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखे तो कोई समस्या नहीं है। अब कहां काम आएगा ये समझो, एक प्लस, आपको इतना पता होगा फॉर्मूला से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखो कि एक को अगर हम एक का स्क्वायर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 और गुने कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये बट्टा आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 के। अब यहां पे देखो कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1 कट गया, यहां से क्या मिल गया आपको, 1 प्लस कॉसेक थीटा और माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 भी कट गया, तो यहां से आपको कॉसेक थीटा मिल गया और ये आरएचएस के इक्वल हो गया। तो फाइनली एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब एक चीज करो, बिंदु है ना, दो बिंदु है, तो एक को बिंदु P मान लो और दूसरे को बिंदु Q मान लो। माना कि इसको हम लोग बिंदु P मान लेते हैं और इसका नियामक कितना है, तो x नियामक दिया गया है a cos थीटा, y नियामक है 0 के बराबर, और दूसरे बिंदु को आप Q मान लो जिसका x नियामक 0 है, जिसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं, y कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है a sin थीटा के बराबर। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दूरी पूछी गई। इसका मतलब दूरी कहने का मतलब क्या, PQ। अब आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब बोलोगे सर x1 x2 क्या होगा, यहां से समझो, ये कहलाएगा x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा y2। अब बस पुट कर लेना है आपको। यहां से आप कह सकते हो रूट अंडर x2 के जगह पे क्या है 0, तो 0 माइनस x1 के जगह पे क्या है a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़, y2 के जगह पे क्या है, तो y2 के जगह पे दिया गया a sin थीटा। अब y1 के जगह पे 0 है, इसका होल स्क्वायर
अब इसको सॉल्व करो। रूट अंडर 0 माइनस ए कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा? माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर अजोर ए माइनस ए साइन थीटा माइनस 0, ये कितना आ जाएगा? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही है? अब देखो आप गौर से कि ए स्क्वायर दोनों के पास है, हमने क्या किया? ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अगर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें यह पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर गुने 1, या आपको आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर। अब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बीच की दूरी क्या होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए मात्रक होगी। ओके, तो यहां से आप इकाई लिख लो, ए इकाई, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे ए यूनिट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब पहले क्वेश्चन को समझो। क्या कहा गया कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो पहले आप एक वर्ग बना लो। मान लेते हैं कि एक वर्ग है, तो एक फिगर इस तरह का होगा, और दूसरे फिगर की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा। ये इस तरह का होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सिद्ध करें कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब देखो, ये आपको एक वर्ग रहा और इसकी भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, अब वर्ग का विकर्ण ये रहा, पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यहां पे भी एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब इसका आधा ये होगा। अब इस सब का आप नेमिंग कर लो। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो। ए बी सी डी आपको मिल गया। तो एक को आप ई मान लो और इसको आप एफ मान लो। बातें समझ में आ रही है? तो इसको आप यहां से कह सकते हो, हमें ए बी सी डी ई एफ मिल चुका है। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहले अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण आपको पता है 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब या हम समबाहु त्रिभुज BCE की बात करें या हम समबाहु त्रिभुज ACF की बात करें, ये दोनों का प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो, चूंकि त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज ACF समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए दोनों का प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का हो जाएगा या 60 डिग्री का होगा। अब एक बात बताओ कि दोनों का अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब BCE और ACF समकोणिक होगा। त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF समकोणिक होगा, समकोणिक होगा। इसका मतलब ए सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज BCE
ये समरूप हो गया किसके? तो त्रिभुज ACF के। और आपको इतना पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज कोई ले लो BC बट्टा क्षेत्रफल, दूसरा क्या है ACF, ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर के बराबर। BC स्क्वायर और बट्टा AC स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूला से समझने की, यहां पे फिगर पे आ जाओ। अगर हम फिगर की बात करें तो यहां से समझो कि BC जो है वो क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अगर फाइंड करेंगे तो किसी भी वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो √2 गुने भुजा होता है। इसका मतलब यहां पे अगर हम इसको लिखें, क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो BC स्क्वायर बाय 2BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि वर्ग का विकर्ण जो है वो √2 गुने भुजा के बराबर होता है। यहां से BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया और ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिद्ध करें कि वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहां से कितना आ गया? तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल ये बराबर हो बट्टा ACF का क्षेत्रफल ये बराबर किसके आ गया? 1/2 के आ गया। इसका मतलब BCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्षेत्रफल ACF। आप चाहो तो इस तरफ भी कर सकते हो, ये फाइनली प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ACD बराबर BAC। तो सिद्ध क्या करना है? CA बट्टा CD बराबर CB बट्टा CA। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि त्रिभुज ABC है। हम लोग मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC रहा, इसको आप मान लो यह रहा आपका त्रिभुज ABC, A, B और C लंब है, इसको आप D मान लो। ओके, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ABC की एक भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यहां पे D कोई बिंदु है। ADC मतलब ADC कहने का मतलब ADC ये कोण बराबर हो जाएगा किसके? BAC के। तो B, A और C मतलब इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA बट्टा CD बराबर CB बट्टा CA होगा। अब कैसे सिद्ध होगा? सबसे पहले आप देखो कि ADC और BAC ये दोनों क्या होगा? समरूप हो जाएगा। तो हम लोग चूंकि कह सकते हैं यहां से कि कोण ADC बराबर हो रहा है किसके? कोण BAC के। ये अगर आपको बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि त्रिभुज ADC और ये समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज BAC के। और आपको यह पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं CA और बट्टा CB, CA बट्टा CB बराबर किसके आ जाएगा? तो CD। अगर इसका आपने CD लिया तो इसका AC, तो CD बट्टा AC के। ओके, या आप इसको लिख सकते हो, हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है? CA बट्टा CD, इसको नीचे कर लो तो CA बट्टा CD ये बराबर हो गया किसके? तो CB बट्टा CA के। ये CB ऊपर चला जाएगा और AC को अगर CA लिख ले तो कोई समस्या नहीं, और यही तो हमें प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया
त्रिकोण मिति बट्टा कॉस 40 डिग्री अब प्लस कॉसेक 40 डिग्री बट्टा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री गुने कॉसेक 40 डिग्री। अब यहां पे समझो हमें दिया क्या है, साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री जोड़ कॉसेक 40 डिग्री बट्टा सेक 50 डिग्री माइनस 4 गुने कॉस 50 डिग्री गुने कॉसेक 40 डिग्री। ओके, अब एक चीज हमको बताओ, यहां पे साइन 50 डिग्री है, इसको साइन 90 माइनस 40 कर सकते हैं। 90 माइनस 40 करने पे 50 आ जाएगा, और कॉस 40 है तो कॉस 40 को ऐसे ही रहने दो, जोड़ कॉसेक 40 डिग्री है, इसको 90 माइनस 50 कर सकते हैं, ये बट्टा आ जाएगा कॉसेक 50 डिग्री के माइनस 4 गुने कॉस 50 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 करें तो 50 आ जाएगा, कॉस 50 मिल गया, और यहां पे हमारे साथ है कॉसेक 40 डिग्री। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक बात आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, यहां से आपको आ जाएगा कॉस 40 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री जोड़ कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यहां से देखो ये कितना दिया गया, ये हमें सेक 50 दिया गया है ना, ये कितना है, तो डिनोमिनेटर में हमें सेक 50 है, सेक 50। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये आ जाएगा सेक 50 डिग्री और बट्टा सेक 50 डिग्री माइनस 4 गुने कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री और गुने कॉसेक 40 डिग्री। ओके, अब एक बात बताओ, कॉस बाई कॉस 1 आ जाएगा, सेक 50 बट्टा सेक 50 1 आ जाएगा, माइनस 4 गुने, अब हमें यह पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब इसको अगर 1 बट्टा कॉसेक 40 लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, और गुने कितना आ जाएगा कॉसेक 40। अब कॉसेक 40 से कॉसेक 40 भी कट गया, यहां से आपको आ गया 1 प्लस 1 और माइनस 4, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, तो 2, तो 2 माइनस 4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस 2 के। यही आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि के किस मान के लिए बिंदु 2, 3, 4 के और 6 माइनस 3 संरेख है। अब एक बात बताओ कि जब भी कभी बिंदुएं संरेख होगा, इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर होगा तो यहां से आप ले सकते हो इसको त्रिभुज। अब इसको आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मानने से पहले x1 मान लो, ये x1 आएगा, ये y1 आएगा, ये x2 आ जाएगा, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 और y1 माइनस y2। बातें समझ में आ गई। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ओके, अब हमें यह पता है कि अगर संरेखी है
तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 1/2। अब x1 की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 आ गया। y2 की जगह पे k, तो k। y3 की जगह पे -3, तो यह आ जाएगा -3। x2 की जगह पे 4, तो 4। y3 -3, y1 तो 3, यहां से -3 आ जाएगा, जोड़। x3 कितना है, 6। y1 कितना है, 3। और y2 कितना है, k। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 है, इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 को गुना करने पे 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 को k से गुना करोगे 2k आ जाएगा, और 2 को 3 से गुना करने पे 6 आएगा, जोड़। -3 और -3, -6 आएगा। -6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। तो -24 प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 18, और 6 को k से गुना करेंगे तो 6k। बातें समझ में आ रही है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यह आ जाएगा 0 बराबर 2k - 6k, कितना आ जाएगा, तो -4k। और 18 और 6 24, 24 - 24 ये कितना आ जाएगा, 0। यहां से देखो कि इस तरफ लेकर के आएंगे तो 4k बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4k अगर बराबर हो रहा है 0 के, तो यहां से आप कह सकते हो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0/4, या आप इसको 0 कह सकते हो। ओके।